बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीट फिनोमेना को प्रैक्टिकली एंड लाइव डेमोस्ट्रेट करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, बीट फिनोमेना को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ अ पेवर नोट, राइट। तो साउंड ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी इज नाउन एज पेवर नोट, राइट। यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल है जो कि मेरे लिए एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला साउंड को जनरेट कर लेगा। यहाँ पर ये एप्लीकेशन शो कर रहा है कि जिस साउंड को अभी ये जनरेट करने वाला है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 254 हर्ट्ज है, राइट। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपको जो साउंड सुनाई दे रही है, दिस साउंड इज कॉल्ड पेवर नोट। साउंड ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड पेवर नोट, राइट। जब भी आपके कानों में सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला साउंड आ रहा है तो उसको पेवर नोट कहा जाता है, राइट। मैं इसको थोड़ा सा करीब कर देता हूँ, ये जो हंग की आवाज़ आपको नजर सुनाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड पेवर नोट, राइट। ये तो हो गया पेवर नोट की कहानी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटरफेरेंस ऑफ साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसीज। Interference of two sound wave of same frequency. If two sound done consecutive interference, then a louder sound of a single frequency will be heard. That is, we can't differentiate that the two sound are playing. That is, we will hear pure note. Dear students, अब यहाँ पर हमने स्टडी कर लिया कि साउंड जो है वो इंटरफेरेंस फिनोमेना कर सकता है। अगर दो साउंड सोर्स है और उनके दरमियान जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, यानी यहाँ पर अब मेरे पास दो मोबाइल है, राइट। यहाँ पर मेरे पास दो मोबाइल है, दोनों मोबाइल जो है वो साउंड को जनरेट करेगा। दोनों सॉफ्टवेयर में मैंने यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी डाली हुई है दोनों में 254 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो सबसे पहले मैं एक मोबाइल को प्ले कर देता हूँ, तो जरा चेक करिए, आपको साउंड सुनाई दे रही है ना। अब जरा चेक करिए दूसरे मोबाइल की जो साउंड है वो उसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। सो 1 2 and 3। तो बेटा यहाँ पर आपको एक लाउडर साउंड सुनाई दे रहा है। अगर एक को ऑफ कर दूं तो देखिए उसकी जो लाउडनेस है वो कम हो रही है, अगर ऑन कर दूं तो लाउडनेस इंक्रीज हो रही है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, राइट। इसलिए यहाँ पर इसकी जो लाउडनेस है वो इंक्रीज हो गई। ओके, तो हमेशा याद रखिए कि जब भी साउंड इंटरफेरेंस करेगा देन व्हाट विल हैपन, एक लाउडर साउंड आपको सुनाई देगा। ओके, अच्छा, ये तो हो गई लाउडर साउंड की कहानी। यहां पर बेटा 3 पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, राइट। 3 पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर दो साउंड सोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एम्पलीट्यूड, उसका स्पीड और उनके दरमियान अगर पाथ डिफरेंस 0 हो, देन व्हाट विल हैपन, इन दिस केस वी विल हियर अ लाउडर साउंड ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो दो साउंड सोर्स हैं, अभी तक मैंने बीट को नहीं पढ़ा है, उसकी तरफ मैं आ रहा हूं। दो साउंड सोर्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड और पाथ डिफरेंस जो है वो 0 है। तो जब 0 होगा देन व्हाट विल हैपन, इन दिस केस हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेटा हमने स्टडी किया था कि अगर क्रिस्ट के ऊपर आ जाए और ट्रप जो यहाँ पर आई थिंक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शो किया गया है, नहीं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इसको मैं अभी राइट नाउ चेंज कर लेता हूँ, ये बेसिकली डिस्ट्रक्टिव, हाँ, तो वो मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर बेटा हमने डिटेल के साथ स्टडी किया था कि जब भी कंप्रेशन के ऊपर एंड रेयरफिक्शन के ऊपर आएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ साउंड में की निशानी क्या है कि हमें एक लाउडर साउंड सुनाई देगा, राइट। ओके, बिल्कुल सही है। सो इन दिस केस अ लाउडर साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब भी आपके पास दो साउंड सोर्स हो और उन दो साउंड सोर्स की अगर क्रिस्ट के ऊपर आ जाए, यानी कंप्रेशन के ऊपर आ जाए और रेयरफिक्शन के ऊपर आ जाए, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमें लाउडर साउंड सुनाई देगा। दिस वाज केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या हो सकता है, इफ वी क्रिएट पाथ डिफरेंस व्हिच इज इक्वल टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर एंड नो साउंड विल बी हियर। तो बेटा यहां पर आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जब भी आपके पास दो साउंड सोर्स के दरमियान पाथ डिफरेंस अगर हाफ लैम्डा के बराबर हो जाए, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी ना। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की निशानी क्या है कि अगर कंप्रेशन रेयरफिक्शन के ऊपर आ गया तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा, राइट। तो ये कंडीशन नंबर 2 हो गया, जिसमें दो साउंड सोर्स के दरमियान पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के अगर बराबर हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी तो हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा, राइट। अच्छा, अब
केस नंबर थर्ड क्या है? अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम दो साउंड सोर्स को लेंगे लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी में माइनर सा डिफरेंस ले आएंगे। जिस तरह यहां पर दो मोबाइल से मेरे पास दोनों की फ्रीक्वेंसी इनिशियली मैंने सेम रखी हुई थी। अब मैं क्या करूंगा, एक मोबाइल की फ्रीक्वेंसी में चेंज करूंगा, यानी एक मोबाइल की फ्रीक्वेंसी में रियल टाइम अब चेंज कर रहा हूं, दैट इज 256, राइट। अब एक मोबाइल की साउंड की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज हो गई, दूसरे मोबाइल की साउंड की फ्रीक्वेंसी 254 हर्ट्ज हो गई। नाउ दोनों साउंड की सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें स्लाइटली डिफरेंस किया गया ना, एक मोबाइल की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है और दूसरे की 254 है, राइट। तो फ्रीक्वेंसीज में अब स्लाइटली डिफरेंस आ गया। तो व्हाट विल हैपन जनरली व्हेन टू साउंड सोर्स अब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ज्यादा डिफरेंस आपने क्रिएट नहीं करता क्योंकि फिर हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, are sounded at a same time, we will hear a single note which is rise and fall in the intensity। अब यहां से डी स्टूडेंट जरा देखते जाइए। तो जब दो साउंड के सोर्स में स्लाइटली डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी में, तो हमें क्या चीज सुनाई देगी, राइट। हमें क्या चीज सुनाई देगी वो मैं यहां पर आप स्टूडेंट्स को अप्लाई करवा देता हूं, राइट। नाउ वी हैव टू सोर्स ऑफ साउंड, मेरे पास दो मोबाइल है, ओके, दोनों मैंने एक सॉफ्टवेयर को ऑन कर दिया है। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहां से आप देख सकते हैं कि एक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 256 हर्ट्ज। अब इसको मैंने प्ले कर दिया है, आपको एक साउंड सुनाई दे रही है ना, बिल्कुल सही है। अब मैं दूसरे मोबाइल का साउंड भी प्ले कर देता हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी 254 है, दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है। तो जरा चेक करते जाइए कि आपको क्या सुनाई दे रही है। अब देखें ना, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो लाउडर साउंड, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो साउंड गायब हो जाता है, इसलिए गंग 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 की आवाज आपको सुनाई दे रही है ना। मैं फ्रीक्वेंसी दोनों के दरमियान डिफरेंस को और भी कम कर देता हूं, डिफरेंस को मैं और भी कम कर देता हूं। हाँ, अब जरा चेक करें, एक की फ्रीक्वेंसी 254 हर्ट्ज है, दूसरी की फ्रीक्वेंसी 253 हर्ट्ज है। डिफरेंस कितना है? जस्ट 1 हर्ट्ज डिफरेंस है। आपको सुनाई दे रही है बेटा? आपको कभी ये देखिए गंग 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 की आवाज आपको सुनाई दे रही है ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो साउंड लाउड हो जाता है, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो साउंड जो है वो गायब हो जाता है, इसलिए आपको गंग 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 की आवाज आपको सुनाई दे रही है, राइट। दिस इज कॉल्ड बीट फिनोमेना, राइट। तो जब दो साउंड के सोर्स में स्लाइटली डिफरेंस होगा तो साउंड में जो है वो राइज एंड फॉल, कभी इंटेंसिटी ज्यादा तो कभी कम, कभी ज्यादा तो कभी कम, तो गंग गंग की आवाज आपको सुनाई देना शुरू कर देगी, राइट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बीट। थोड़ा सा फील कर दीजिए। चलिए दोनों को मैं ऑफ कर देता हूं। आई होप कि आप स्टूडेंट्स ने जो बीट का फिनोमेना है उसको ऑब्जर्व किया होगा, राइट। सो इफ यू प्ले टू साउंड ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, देन स्टेशनरी ऑब्जर्वर वुड डिटेक्ट ए फ्लक्चुएशन इन द लाउडनेस ऑफ द कंबाइंड साउंड। फ्लक्चुएशन में आपको फ्लक्चुएशन फील हो रही है ना, क्या मतलब हुआ? यानी साउंड इज लाउड देन फेंट, देन अगेन लाउड देन अगेन फेंट एंड सो ऑन, और इसी तरह चलता रहेगा, राइट। तो जब भी आपके पास दो साउंड होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंस होगी, दोनों साउंड को एट ए सेम टाइम आप प्ले करोगे, देन व्हाट विल हैपन? कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो लाउडर साउंड आपको सुनाई देगा, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फेंट यानी साउंड की जो लाउडनेस है वो कम हो जाएगी, राइट। इसको डायग्रामेटिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको आखिर में मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा, राइट। तो इफ यू हैव टू साउंड सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंट हो, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है और यहाँ पर 65 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है, तो बेटा यहां से आप देख सकते हैं कि कभी क्रेस्ट जो है वो क्रेस्ट के ऊपर आ जाता है, यानी यहां पर क्रेस्ट के ऊपर आ रहा है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन अगर बेटा यहां पर हम देख ले तो क्रेस्ट जो है वो ट्रप के ऊपर आ रहा है, दिस वन, तो यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो यहां पर यानी कुछ टाइम पहले जो है आपको लाउडर साउंड सुनाई देगा और कुछ टाइम के बाद जो है वो साउंड फेंट हो जाएगा, राइट, यानी साउंड की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, इसलिए आपको गंग गंग की आवाज जो है वो सुनाई देना शुरू कर देती है, राइट। तो बेटा अगर मैं बीट को डिफाइन कर दूं तो बीट क्या है? बीट यहां पर मैं प्ले भी कर देता हूं और आपको सुनाई भी दे देता हूं, राइट, सुना देता हूं, राइट। दिस फिनोमेना जो आपको सुनाई भी दे रहा है मैं इसको डिफाइन भी करने लगा, कहते पीरियाडिक वेरिएशन। अब देखें ना, वेरिएशन हो रही है ना साउंड की इंटेंसिटी में, पीरियाडिकली कंसिस्टेंटली लगातार
So the periodic variation in the loudness of sound due to superposition of two sound waves of slightly different frequencies traveling in the same direction are known as beat. तो बीट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पीरियडिकली फ्लक्चुएशन होगी, किस चीज में, साउंड की इंटेंसिटी में, लाउडनेस में। तो जब लाउडनेस में पीरियडिकली फ्लक्चुएशन होगी, ओके, ड्यू टू द इंटरफेरेंस या ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स, दैट इज कॉल्ड बीट, राइट। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि बीट का प्रैक्टिकली मतलब क्या है, और मैंने आप स्टूडेंट्स को यहाँ पर सुना भी दिया है। ओके, मैं ज़रा मोबाइल को ऑफ कर दूँ। ओके, ये अभी सिंगल साउंड फ्रीक्वेंसी वाला प्रोड्यूस हो रहा है, इसको भी बंद किया जाए। चलें, ये बंद हो गया। दिस इज कॉल्ड बीट, राइट। कंडीशन फॉर हियरिंग अ बीट, बीट के लिए बेटा कंडीशन क्या है, बोथ वेव मस्ट बी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए क्योंकि वो इंटरफेरेंस करेगा, और इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मस्ट बी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। फ्रीक्वेंसी मस्ट बी स्लाइटली डिफरेंट, नॉट सेम नॉट टू मच डिफरेंट, ओनली स्लाइटली डिफरेंस। बेटा ऐसा नहीं है कि आप जो है एक की फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज रख दे, एक साउंड की 400 हर्ट्ज रख दे, ओके, और दूसरे की जो है वो लेट से आप 300 रख दें। तो बेटा यहाँ पर आपने डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही कर दिया। जब डिफरेंस कुछ ज़्यादा होगा तो आपको बीट जो है वो सुनाई नहीं देगी, राइट। तो दो साउंड की जो दो साउंड सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट रखनी है, राइट। ओके जी, both wave amplitude must be same. If wave amplitude are exactly same, then we will hear very clear beat. If the amplitude of the are not same, then we will hear the beat but not very clear. बेटा अगर आपको क्लियर बीट सुनना है, जिस तरह यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को मैं प्ले करवा रहा था, तो दोनों वेव्स के, दोनों साउंड वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो फिर भी बीट आपको सुनाई देगा, लेकिन वो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। तो इफ यू वांट टू हियर या लिसन क्लियर बीट, आपके पास दोनों साउंड की जो एम्पलीट्यूड है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर सेम ना हुआ तो बीट जो है वो क्लियर नहीं होगा। दिस इज द ब्यूटीफुल रिक्वायरमेंट पार्ट बीट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस दैट व्हाई बीट फिनोमेना आर अकर। आखिर ऐसा क्या फिनोमेना परफॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से कभी साउंड लाउड और कभी फेंट, यानी कभी साउंड जो है वो लाउड हो जाता है और कभी गायब हो जाता है। तो बेटा आपके बुक में एक खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दी गई है। इस चीज को अब हम मैथमेटिकली साबित करेंगे कि क्यों आपके पास कभी साउंड लाउडनेस आती है और कभी फेंट, कभी लाउडनेस तो कभी फेंट, राइट। तो इससे पहले बेटा हमने बीट के फिनोमेना को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर लिया और हमने ये समझ लिया कि बीट है क्या चीज और क्यों होता है। अब यहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि बीट फिनोमेना प्रोड्यूस कैसे हो रही है, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द डिस्कशन। बेटा यहाँ पर आपने टू ट्यूनिंग फोर्क लेनी है, राइट। ये एक ट्यूनिंग फोर्क है जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और ये दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है। बेटा ट्यूनिंग फोर्क ए को की जो फ्रीक्वेंसी है वो 256 हर्ट्ज है, राइट। तो यहाँ पर इसको मैं ए कह देता हूँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ओके एफ ए वो कितनी है, वो है 256 हर्ट्ज, राइट। अच्छा, ये है ट्यूनिंग फोर्क बी जिसकी फ्रीक्वेंसी लेट्स है 254 है, राइट। तो दोनों में बेटा स्लाइटली डिफरेंस है ना, कितना डिफरेंस है, 2 हर्ट्ज का डिफरेंस है, राइट। 2 हर्ट्ज का डिफरेंस है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है कि ये बीट फिनोमेना परफॉर्म कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो ट्यूनिंग फोर्क बी की भी हमने मेंशन कर दिया। 2 tuning forks are placed at an equal distance from ear and sounded simultaneously. अब बेटा आपने क्या करना है, आपने 2 ट्यूनिंग फोर्क लेनी है, ओके, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा करना है, ओके। तो यहाँ पर लेट से ऑब्जर्वर है और यहाँ पर आपने 2 ट्यूनिंग फोर्क ले लिया। दोनों ट्यूनिंग फोर्क का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑब्जर्वर वो सेम होना चाहिए। जब ये सेम होगा तो पार्ट डिफरेंस भी 0 होगा। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, दोनों ट्यूनिंग फोर्क को एट अ सेम टाइम प्ले करना है। तो जब दोनों ट्यूनिंग फोर्क को एट अ सेम टाइम प्ले कर दोगे तो फिर आपके पास जो बीट फिनोमेना है वो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। तो इफ यू वांट टू जनरेट या प्रोड्यूस बीट फिनोमेना इन योर हाउस, तो 2 ट्यूनिंग फोर्क लेनी है। दोनों ट्यूनिंग फोर्क का फासला एक ऑब्जर्वर से सेम होना चाहिए और दोनों ट्यूनिंग फोर्क को एट अ सेम टाइम आपने रबर पैड पर हिट करना है, ओके जी। अब हमने वही किया जो बुक में लिखा गया है कि यस, दोनों ट्यूनिंग फोर्क सेम फासले पर है और सेम टाइम में मैंने इसको स्टक कर दिया, प्ले कर दिया। अब स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, जब टाइम आपके पास 0 होगा। टाइम 0 कब होगा, मतलब ये है कि ट्यूनिंग फोर्क को जब मैं हिट कर रहा था तो उसी टाइम मेरे स्टॉप वॉच में टाइम 0 था, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि टाइम जो है वो इज इक्वल टू 0।
बोथ ट्यूनिंग फोर्क आर इन पेस एंड सेंडिंग कंप्रेशन टू द ईयर। अब बेटा यहां पर हमने क्या किया, दोनों ट्यूनिंग फोर्क को हमने एट अ सेम टाइम रबर पैड से हिट किया। जब आपने हिट किया तो इस ट्यूनिंग फोर्क ने एक कंप्रेशन भेज दी और इस ट्यूनिंग फोर्क ने भी एक कंप्रेशन भेज दी इस ईयर को। तो यहां से आप देख सकते हैं कि बोथ कंप्रेशन विल अराइव एट ईयर टुगेदर। अब देखिए ना, सेम फासला है तो दोनों कंप्रेशन हमारे कान तक जो है वो एट अ सेम टाइम पहुंच जाएंगे ना। एंड इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली ड्यू टू विच लाउडर साउंड इज हियर। तो स्टेप नंबर 1 में बेटा हमने क्या किया कि दो ट्यूनिंग फोर्क ले लिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, दोनों ट्यूनिंग फोर्क सेम फासले पर पड़ी हुई है, दोनों ट्यूनिंग फोर्क को एट अ सेम टाइम हमने हिट किया। जब हिट किया व्हाट विल हैपन, दोनों जो ट्यूनिंग फोर्क है उसने कंप्रेशन सेंड कर दी। जब कंप्रेशन सेंड कर दिया देन व्हाट विल हैपन, यहां पर दो एट अ सेम टाइम दो कंप्रेशन आ गए। जब दो कंप्रेशन आएंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो लाउडर साउंड हमें सुनाई देगा। ओके अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। आफ्टर 1/t सेकेंड, अब यहां पर टाइम कितना गुजर गया, टाइम जो है 1/4 सेकेंड गुजरने के बाद क्या होगा, 1/4 सेकेंड गुजरने के बाद क्या होगा। ओके यानी 1 सेकेंड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ओके 1 सेकेंड का 4th हिस्सा कवर हो गया। यानी आसान अल्फाज में व्हेन द टाइम, जब कितना टाइम गुजर जाए 1/4 सेकेंड गुजर जाए उसके बाद क्या होगा। अब ये यहां से देख सकते हैं कि फोर्क ए कंप्लीट 64 वाइब्रेशंस एंड फोर्क बी कंप्लीट 63.5 वाइब्रेशन। अब ये स्टूडेंट्स यहां से आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय गिवन टाइम। तो अगर हम यहां पर देख ले कि 1/4 सेकंड गुजरने के बाद इस ट्यूनिंग फोर्क ने कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा, मेक श्योर करें ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये 1 सेकंड में 256 टाइम वाइब्रेशन कर सकता है। ये ट्यूनिंग फोर्क 1 सेकंड में 254 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आफ्टर 1/4 सेकंड, अभी 1 सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ, आफ्टर 1/4 सेकंड हाउ मेनी वाइब्रेशंस विल बी कंप्लीटेड बाय दिस ट्यूनिंग फोर्क। तो बेटा आप इस फार्मूले की मदद से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ मेनी वाइब्रेशंस आर कंप्लीटेड बाय ट्यूनिंग फोर्क ए आफ्टर 1/4 सेकंड। अभी 1 सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ, 1/4 सेकंड गुजर चुका है। सो बेटा यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहां पर आ जाएगा n। ओके टी को वहां पर शिफ्ट कर दे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क ए मल्टीप्लाई बाय गिवन टाइम कितना है 1/4 सेकंड के बाद। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 256 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 64। सो 1/4 सेकंड गुजरने के बाद ट्यूनिंग फोर्क ए ने कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट कर चुका होगा, तो 64 वाइब्रेशन वो कंप्लीट कर चुका है। अब आते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बाय ट्यूनिंग फोर्क बी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय ट्यूनिंग फोर्क बी, तो वो कितना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी मल्टीप्लाई बाय गिवन टाइम। तो बेटा इससे आ जाएगा 254 डिवाइडेड बाय 4, इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 63.5, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 63 वाइब्रेशन कंप्लीट कर दिया और अभी आधा वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, अब गौर से सुनती चाहिए। हाँ डिस्टेंस 1/4 टाइम सेकंड गुजरने के बाद इसने 64 चक्कर कंप्लीट कर दिया है और इस वाले ट्यूनिंग फोर्क ने 64 कंप्लीट नहीं की, 63.5 यानी आधा चक्कर अभी उसको बाकी है, वो कंप्लीट करेगा तब जाकर इसके 64 वाइब्रेशंस कंप्लीट होंगे। अब गौर से सुनती चाहिए। आफ्टर 1/4 सेकंड दिस ट्यूनिंग फोर्क विल सेंड कंप्रेशन टू द ईयर। क्यों, क्योंकि उसने वाइब्रेशंस कंप्लीट कर दी है, राइट। कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट कर दी है, 64। तो ये ट्यूनिंग फोर्क इस कान को कंप्रेशन सेंड करेगा और ये ट्यूनिंग फोर्क कान को रेयरफेक्शन सेंड करेगा। क्यों भाई,
क्योंकि इसने अभी तक वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं करवाया, यानी इसका ट्यूनिंग फोर्क का ये जो प्रांग है या ये जो लेग है वो इस पोजीशन पर है। आफ्टर 1/4 second, after 1/4 second, the leg of this tuning fork will be there and the leg of this tuning fork will be there। तो ये ट्यूनिंग फोर्क आगे जाकर कंप्रेशन सेंड करेगा और ये ट्यूनिंग फोर्क पीछे आकर रेयरफेक्शन सेंड कर देगा। तो आप स्टूडेंट्स को फील हो रहा है ना कि पहले दोनों ट्यूनिंग फोर्क कंप्रेशन सेंड कर रहा था, लेकिन 1/4 सेकंड गुजरने के बाद अब दोनों ट्यूनिंग फोर्क एक कंप्रेशन सेंड करेगा तो दूसरा रेयरफेक्शन सेंड करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम है, तो जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये रेयरफेक्शन सेंड कर देगा और वो मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। इसने 64 वाइब्रेशन अभी कंप्लीट नहीं करवाए, अभी आधा कंप्रेशन बाकी है। इसका मतलब है कि 1/4 सेकंड के बाद ये ट्यूनिंग फोर्क बेटा यहां पर होगा, इसलिए ये रेयरफेक्शन सेंड करेगा। तो हमारे कान तक एट द सेम टाइम अब क्या पहुंचेगी, एक कंप्रेशन होगा और दूसरा रेयरफेक्शन होगा। और बेटा मुझे बताइए, अगर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एट द सेम टाइम हमारे कान में एंटर हो रही हो देन व्हाट विल हैपन? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा? होगा ना। तो बेटा अगर हम स्टेप नंबर 2 की कंक्लूजन निकाल दे, सो आफ्टर 1/4 सेकंड ओके, ट्यूनिंग फोर्क ए सेंड कंप्रेशन एंड ट्यूनिंग फोर्क बी सेंड रेयरफेक्शन। When compression and rarefaction reach ear at the same time, destructive interference occur and no sound will be here, और हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा, right? So this is a destructive interference example. Now let's move on to step number 3. आफ्टर 1/2 सेकंड, अब आधा सेकंड गुजर चुका है, आधा सेकंड के बाद क्या होगा? तो आधे सेकंड के बाद ट्यूनिंग फोर्क ए कंप्लीट 128 वाइब्रेशंस एंड ट्यूनिंग फोर्क बी विल कंप्लीट 127 वाइब्रेशंस। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगेन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय ट्यूनिंग फोर्क ए वो बराबर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क ए मल्टीप्लाई बाय गिवन टाइम। तो वो कितना होगा? वो होगा 256 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बेटा आ जाएगा 128 वाइब्रेशंस, और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय ट्यूनिंग फोर्क भी, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय गिवन टाइम, फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो है 254 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे बेटा आ जाएगा 127। पॉइंट टू बी नोटेड। अब आधा सेकंड के बाद इसने कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करवा दी? इसने 128 वाइब्रेशंस कंप्लीट करवा दी। और बेटा इस ट्यूनिंग फोर्क ने कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करवा दी? तो इसने 127। इसका मतलब है कि आधा सेकंड के बाद, गौर से सुनते जाइए, अब हम आधे सेकंड के बाद जो है वो पहुंच चुके हैं। आधा सेकंड के बाद ट्यूनिंग फोर्क का ये वाला जो लेग है, इस ट्यूनिंग फोर्क का ये वाला जो लेग है वो अपनी मीन पोजीशन पर पहुंचेगा, और इस ट्यूनिंग फोर्क का जो लेग है वो भी अपनी मीन पोजीशन पर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा वाइब्रेशन तो कंप्लीट हो गया। जब वाइब्रेशन कंप्लीट होगा तो जहां से आपने स्टार्ट लिया था आप वहां तक पहुंच जाओगे। तो शुरू में हमने स्टार्ट कहां से लिया था कि ट्यूनिंग फोर्क का जो प्रांग है वो यहां पर कड़ा है और वो आगे पुश करेगा, राइट। इससे पहले हमने क्या स्टडी कर लिया? इससे पहले हमने ये स्टडी कर लिया कि ट्यूनिंग फोर्क बी का जो लेग है वो मेन पोजीशन पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पीछे है। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं करवाया। दिस इज द अमेजिंग कंसेप्ट ऑफ द बीट, राइट। ओके जी, अब बेटा दोनों जो है वो मेन पोजीशन पर खड़े हैं। अब ये ट्यूनिंग फोर्क क्या करेगा? अब ये ट्यूनिंग फोर्क अगेन कंप्रेशन सेंड कर देगा क्योंकि इसने वाइब्रेशन कंप्लीट कर दी है, और अगेन अब ये भी कंप्रेशन सेंड कर देगा। क्यों? क्योंकि अब इसने भी वाइब्रेशंस कंप्लीट कर दी है, राइट। तो नाउ दिस ट्यूनिंग फोर्क एंड दिस ट्यूनिंग फोर्क हैज कंप्लीटेड द वाइब्रेशंस। तो ये भी मेन पोजीशन पर है और ये भी मेन पोजीशन पर है, जिसकी वजह से ये कंप्रेशन सेंड कर देगा। व्हेनेवर दे आर सेंडिंग द कंप्रेशन देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा बेटा? कंप्रेशन एंड कंप्रेशन दोनों हमारे ईयर तक पहुंच जाएंगे। जब कंप्रेशन हमारे ईयर तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। व्हेनेवर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर व्हाट विल हैपन? यहाँ पर आपके पास लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा। तो बेटा अगर स्टेप नंबर 3 की हम कंक्लूजन निकाल दे तो कंक्लूजन ये होगा कि आफ्टर हाफ सेकेंड fork A send compression and tuning fork B also send compression. When compression and compression reach ear at the same time, constructive interference occur and again a louder sound will be here. तो अगेन आपको लाउडर साउंड सुनाई देना शुरू कर दिया, राइट।
तो देखिए स्टार्ट में भी लाउडर साउंड था, फिर बीच में साउंड ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस गायब हो गया। अब अगेन आफ्टर हाफ सेकंड अगेन आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, जिसकी वजह से अगेन आपको एक लाउडर साउंड सुनाई देना शुरू कर दिया, राइट। ओके, बस आखिरी स्टेप है स्टेप नंबर 4। आफ्टर नहीं सॉरी, अभी दो स्टेप और भी रहते हैं। आफ्टर t डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड, लेट से इतना टाइम गुजर गया, तो जब इतना टाइम गुजर जाएगा तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो ये तो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो जब ट्यूनिंग फोर्क ए आफ्टर 3 डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड के बाद अगर हम ट्यूनिंग फोर्क ए की तरफ देख ले तो उसने 192 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर दी है, और अगर हम ट्यूनिंग फोर्क बी की तरफ देख ले तो उसने कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट कर ली है, 195.5, यानी 191 कंप्लीट नहीं है और 192 भी कंप्लीट नहीं है और ना 190 कंप्लीट है, यानी 190.5। ओके, और इसका तरीका मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया कि आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहां से आप देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, ओके, हमारे पास ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, अब ये क्या करेगा, अब यहां से ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये अपनी मीन पोजीशन पर खड़ा है, और ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये कहां पर खड़ा होगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूनिंग फोर्क है उसने अभी तक जो आधा इसका जो वाइब्रेशन से अभी वो कंप्लीटेड नहीं हुआ, तो अब ये क्या करेगा, ये कंप्रेशन को सेंड कर देगा, ये कंप्रेशन को सेंड कर देगा, एंड ये किस चीज को, ये रेयरफेक्शन को सेंड कर देगा, ये रेयरफेक्शन को सेंड कर देगा। तो जब ये रेयरफेक्शन को सेंड कर देगा देन व्हाट विल हैपन, अगेन आपके पास कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन एक दूसरे के साथ मिल जाएगी, तो जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाएगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो इसीलिए आफ्टर 3 डिवाइडेड बाई 4 सेकंड फोर्क ए send compression and fork B send rarefaction. When compression and rarefaction reach ear at the same time, destructive interference occur and no sound will be here, right? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, अगेन आपको जो लाउडर साउंड है वो सुनाई नहीं देगा, राइट। अब आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। ओके, आखिरी पॉइंट है आफ्टर 1 सेकंड, ओके, 1 सेकंड कंप्लीट करने के बाद ट्यूनिंग फोर्क जो है वो 256 वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा, एंड ट्यूनिंग फोर्क जो है ट्यूनिंग फोर्क बी 254 वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा। तो जब 254 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर देगा देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, अगेन यहां से कंप्रेशन जाएगी अगेन, और यहां से भी कंप्रेशन जाएगी, जिसकी वजह से एक लाउडर साउंड सुनाई देना शुरू कर देगा अगेन आपके पास, राइट। सो दिस इज हाउ अ बीट फिनोमेना आर अकर, राइट। तो जब आपके पास एक स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले 2 साउंड होंगे तो आप स्टूडेंट्स ने देख लिया कि वो किस तरह बीट फिनोमेना जो है वो शो कर रहा है, राइट। सो दिस इज द ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बीट फ्रीक्वेंसी। So definition क्या है, the number of beat per second is called beat frequency, right? Denoted by n, f1 minus f2 into f के बराबर होती है। बेटा बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी है कि द नंबर ऑफ बीट्स की 1 सेकंड में आप कितनी बीट्स सुन रहे हैं, राइट। इसको मैं अभी प्ले कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ से आप बेटा देख सकते हैं, अब देखें 2 साउंड सोर्स है, ओके, एक जो है वो 56 है और दूसरा जो है 54 है, राइट। अब स्टूडेंट जरा चेक करें कि 1 सेकंड में कितनी गंग गंग की आवाज आपको सुनाई दे रही है, 2 है ना। अब मैं दोनों के दरमियान डिफरेंस को 1 कर देता हूं, राइट। ओके, एक में 255 है और दूसरा में 256 है। अब 1 सेकंड में आपको एक लाउडर और एक फेंट साउंड सुनाई दे रहा है। This is called beat frequency. The number of beats heard by a human in 1 second. कि 1 सेकंड में कितनी बीट्स आप सुनाई दे रही है। This is called beat frequency. जो कि दोनों सेम हो गए, एक को 54 कर देता हूँ। अब मैं और भी इंक्रीज कर देता हूँ, राइट, डिफरेंस और भी इंक्रीज कर देता हूँ। अब देखिए गंग 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 की आवाज इंक्रीज हो गई। मैं इसको और डिफरेंस ज्यादा कर देता हूँ, अब देखिए और भी ज्यादा हो गया। अब मैं डिफरेंस को कम कर रहा हूं, जरा चेक करें। हाँ, एक है 256, दूसरी है 250, 251, 252, 253, 254। डिफरेंस कम हो रहा है, एक 256 है और दूसरा 254 है। अब एक 256 है और दूसरा 255 है। तो गंग गंग की आवाज आपको सुनाई दे रही है। अब मैं दोनों में डिफरेंस को खत्म कर देता हूं, जरा चेक करें।
अब देखिए एक साउंड है लेकिन लाउडर है। अब एक को मैं बंद कर लेता हूँ। अब देखिए लाउडनेस कम हुई या नहीं हुई। दोबारा ऑन कर देता हूँ, लाउडनेस इंक्रीज हो गई। अब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ। एक डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड ब्रीथ फ्रीक्वेंसी अब 1 है, यानी एक सेकंड में एक लाउडर साउंड आपको सुनाई दे रहा है। अब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस जो है वो 2 कर देता हूँ, गंग गंग की आवाज। अब देखिए ना, डिफरेंस 3 कर देता हूँ, डिफरेंस 4 कर देता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए अब फील नहीं हो रहा क्योंकि डिफरेंस मैंने ज्यादा क्रिएट कर लिया, राइट। चेक करें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, या साउंड की जो पिच होती है, वो बेसिकली साउंड के फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड की। इसको मैं शो करवा देता हूँ। यानी साउंड की जो पतलापन होता है कि कितना साउंड पतला होगा, वो जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना पिच हाई होगा, यानी साउंड पतली होगी। मैं आपको सुना देता हूँ। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 300 है, अब 3000 है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी 300, 3000। अब जितना मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जाऊंगा उतनी ही साउंड जो है वो उसकी जो पिच है वो इंक्रीज होती जाएगी, यानी साउंड पतली होती जाएगी। तो ओके जी, दिस इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। ओके, कि कितनी नंबर आप बीट आपको सुनाई दे रही है एक सेकंड में। तो बेटा यहां से आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि स्टार्ट में क्या हुआ। स्टार्ट में हमें लाउडर साउंड सुनाई देगा, फिर 1 और 4 सेकंड के बाद अगेन हमें फेंट साउंड सुनाई दे रहा है, यानी साउंड जो है वो खत्म हो गया, राइट, नो साउंड। फिर यहाँ पर अगेन लाउडर साउंड, फिर यहाँ पर अगेन जो है वो नो साउंड। यानी एक सेकंड में यहाँ पर सिर्फ इस सिनेरियो में एक सेकंड में हमने कितनी दफा लाउडर साउंड सुना और कितनी दफा फेंट साउंड सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी लाउडर था, ओके, इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर भी लाउडर था और यहाँ पर भी लाउडर था, यहाँ पर भी, ओके, और यहाँ पर क्या था, फेंट साउंड, और यहाँ पर भी फेंट था। तो एक सेकंड में कितनी दफा लाउडर साउंड आपको सुनाई दे रहा था? 2 दफा दे रहा था। और कितनी दफा फेंट? तो 2 दफा दे रहा था। इसका मतलब है कि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी हम कितनी दफा लाउडर साउंड हमें सुनाई दे रही थी? 2 दफा ना। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 10 in 1 second 2 beats are produced while difference in frequency of the tuning fork is also 2. सो नंबर ऑफ बीट्स, ये बेटा कह रहा है कि दोनों साउंड या दोनों ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस था वो कितना था? वो 2 था। और हमें बीट कितनी दफा सुनाई दे रहा था? वो भी 2 था। इसका मतलब है कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या है कि द नंबर ऑफ बीट्स हियर्ड बाय यू इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में आप कितनी बीट्स आपको सुनाई देगी वो आप इंतहाई आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो क्या है कि हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर हम यहां पर बेटा देख ले तो 256 माइनस 254, तो यहां से क्या आता है? यहां से 2 आता है। यानी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो है 2। यानी कितनी दफा आपको लाउडर साउंड सुनाई देगा एक सेकंड में? तो बेटा 2 दफा आपको लाउडर साउंड सुनाई देगा एक सेकंड में, राइट। दिस इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। बेटा अगर हम वेव्स के थ्रू बीट फ्रीक्वेंसी को समझना चाहते हैं, ओके, वेव्स के थ्रू भी हम बीट फिनोमेना को समझ सकते हैं। और वो क्या है? देखिए यहां पर 2 साउंड है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें स्लाइटली डिफरेंस है। तो क्या होगा कि पहले आपको लाउडर साउंड सुनाई देगा क्योंकि कंप्रेशन के ऊपर आएगा और रेयरफेक्शन के ऊपर आएगा। कुछ टाइम के बाद कंप्रेशन रेयरफेक्शन के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी और आपको फेंट साउंड जो है वो सुनाई देना शुरू कर देगा। अगेन कुछ टाइम के बाद अगेन आपके पास जो है वो लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है कि कंप्रेशन के ऊपर आएगा और रेयरफेक्शन के ऊपर आएगा। अगेन कुछ टाइम के बाद क्या होगा? अगेन कुछ टाइम के बाद जो है वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो ये जो साउंड आपको शो करवाया गया है थ्रू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो ये बेसिकली यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो लाउडर साउंड, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो फेंट साउंड,
यहाँ पर अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो लाउडर साउंड, यहाँ पर अगेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो फेंट साउंड, राइट। तो दिस इज हाउ बीट फिनोमेना आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव्स। बेटा यहाँ पर भी आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए रेड कलर एंड येलो कलर की जो वेव है क्रिस क्रिस के ऊपर एंड ट्रप ट्रप के ऊपर, इसलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देख लें रेड येलो कलर एंड रेड कलर की वेव को जरा चेक करें, क्रिस ट्रप के ऊपर आ रहा है ना, तो जब क्रिस ट्रप के ऊपर आएगा देन व्हाट विल हैपन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्यों ऐसा पॉसिबल हुआ भाई? इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि दोनों साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें स्लाइटली डिफरेंस है, एंड व्हेनेवर देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दोस टू साउंड सोर्सेज देन व्हाट विल हैपन, आपके पास जो है बीट फिनोमेना जरूर अकर करेगा। यानी साउंड की लाउडनेस कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी ज्यादा तो कभी कम, राइट, फ्लक्चुएशन होगी। ओके बेटा, फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन ऑफ बीट, तो बीट के वैसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन आपकी बुक में 2 एप्लीकेशन मेंशन की गई है। एक है फाइंडिंग अननोन फ्रीक्वेंसी और दूसरा है ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दोनों मैं यहां पर शो करवा देता हूं। अगर आपके पास लेट से बेटा 2 ट्यूनिंग फोर्क है, राइट, एक ये वाला ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी लेट से 256 हर्ट्ज है या 255 हर्ट्ज है, राइट। दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है, ओके, इसकी मैं लिख देता हूं कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क ए एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। इसको हमने फाइंड आउट करना है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो वो हम बेटा कैसे कर सकते हैं? वो इंतहाई आसान काम है, राइट। दोनों ट्यूनिंग फोर्क को क्या कर दिए, दोनों ट्यूनिंग फोर्क को एट अ सेम टाइम रबर पैड के थ्रू हिट कर दीजिए। तो जब आप हिट करोगे तो यहां पर आपने बीट फ्रीक्वेंसी को चेक करना है। बीट फ्रीक्वेंसी को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अपनी कान की मदद से वेरीफाई करोगे कि 1 सेकंड में हमें कितनी गंग गंग की आवाज आ रही है। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी, इसको जब आप शिफ्ट कर दोगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी जो है वो बराबर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क ए माइनस एन। तो यस, यू कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन साउंड विद द हेल्प ऑफ बीट फिनोमेना, राइट। तो यहाँ पर ये बीट फ्रीक्वेंसी है, यानी द नंबर ऑफ गंग गंग इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको मैंने शो करवा दिया इससे पहले। ओके, तो ये अपने कान की मदद से आप वेरीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन होगी, तो आप इंतहाई इजीली इस फार्मूले की मदद से फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन साउंड की फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट कर सकती है, राइट। इन लेटेस्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एक शॉर्टकट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली शो करवाऊंगा कि किस तरह 2 सेकंड में आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ट्यूनिंग फोर्क, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइंडिंग अननोन फ्रीक्वेंसी। अब ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बेटा यहाँ से आप देख सकते हैं, लेट से आपके पास एक गिटार है, तो गिटार की जो स्ट्रिंग होती है वो वाइब्रेशंस करती है। जब भी वो वाइब्रेशंस करेगा तो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस गिटार की जो ट्यूनिंग करनी है, राइट। अब हमेशा याद रखें कि हर एक टोन की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, हर एक साउंड की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। लेट से किसी ने इसको छेड़ा हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो चुकी है। गिटार की स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्ट्रिंग की टाइटनेस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने टाइट कर दिया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, यानी टेंशन बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर टेंशन कम कर दिया तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी ट्यूनिंग करनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने सेट करनी है। अब हर एक वायर की, लेट से इस वायर की जो फ्रीक्वेंसी है, जब आपने इसको प्ले करना है, लेट से इसकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज होनी चाहिए। लेकिन हमने इसकी जो यहाँ पर स्क्रूज लगे होते हैं, इसकी मदद से लेट से किसी चाइल्ड ने इसको ढीला कर दिया है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अब 250 नहीं रही। मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो 250 हो जाए, तो हमने अब इसकी ट्यूनिंग करनी है, हमने इसको रीसेट करना है। तो हम बेटा क्या करेंगे, यहां पर एक ट्यूनिंग फोर्क ले लीजिए और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेट से 250 हर्ट्ज है, राइट, और इसको प्ले कर दीजिए। जब आप इसको प्ले करेंगे तो गिटार को और ट्यूनिंग फोर्क को एट अ सेम टाइम प्ले करें। तो जब आप प्ले करोगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी लेट से वो 248 हो चुकी है। तो जब 248 होगी तो ये जो ट्यूनिंग फोर्क का साउंड है ये 250 हर्ट्ज वाला है और इस स्ट्रिंग का जो साउंड है लेट से वो 248 हर्ट्ज वाला है। देन व्हाट विल हैपन,
बीट फिनोमेना परफॉर्म होगा ना, तो यहाँ पर जब आप ट्यूनिंग फोर्क को प्ले करोगे और गिटार को प्ले करोगे तो बीट आपको सुनाई देना शुरू कर देगी, यानी गंग गंग की आवाज़ होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा भाई इसको किसी ने छेड़ा हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्रू को टाइट करेंगे। जब हम इस स्क्रू को टाइट करेंगे तो दोबारा हम चेक करेंगे कि आया बीट फिनोमेना परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसे जैसे आप स्क्रू को टाइट करते जाएंगे वैसे वैसे बीट फिनोमेना जो है वो ख़त्म होता जाएगा और फाइनली बीट फिनोमेना ख़त्म हो जाएगा। जब बीट फिनोमेना ख़त्म हो गया तो समझ जाना कि ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है और इस गिटार की स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर हो चुकी है। जब वो बराबर हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा भाई अब ये इसकी ट्यूनिंग हो चुकी है, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बीट फिनोमेना एंड एप्लीकेशन ऑफ बीट फिनोमेना। तो बेटा अगर आज के लेक्चर को हम समराइज़ करना चाहें तो इसकी समरी ये होगी। आज हमने ये सीख लिया कि अगर दो साउंड है, दो साउंड की फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंट है, दोनों के एट द सेम टाइम प्ले किया जाए तो हमें बीट सुनाई देना शुरू कर देगा, राइट। बीट का मतलब है कि द पीरियडिक फ्लक्चुएशन इन द लाउडनेस ऑफ ए साउंड, राइट, दैट वाज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। फिर ये कैसे जनरेट की जाती है उसकी एग्जांपल भी हमने डिटेल के साथ स्टडी कर ली। फिर आखिर में हमने उसकी एप्लीकेशन को भी स्टडी कर लिया। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम।